वो कहते हैं ना कि दिल का टूटा तार तराना ढूंढेगा और मेरे बाद मुझको ये ज़माना ढूंढेगा। सो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति विशेष से मिलवाने जा रहा हूं जो अपने विषय के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं और मैं चाहूँगा कि उनकी विद्वता का कुछ अंश हम लोगों तक भी पहुँचे। आज मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा श्री विनोद निगम जी से, और मैं चाहूँगा जितने भी नकारात्मकता दौर से आज ये समाज गुजर रहा है, हम आप गुजर रहे हैं, अगर हम लोगों को कुछ मदद मिल सके इनके विचारों से, इनकी कही हुई बातों से, तो वे हमारे लिए बहुत ही अधिक प्रेरणावान भी होंगी और ज्ञानवर्धक भी होंगी। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि अभी कोविड का दौर गुजरा और तमाम ऐसी चीज़ें इस समय हमारे समाज में हो रही हैं जिससे काफ़ी लोग नकारात्मकता के माहौल में जी रहे हैं, और हमारे जो छात्र लोग हैं वो भी इस समय बहुत नकारात्मकता के साथ जी रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। हमें जो है कोविड-19 से जो भी परिस्थितियां हमारे सामने बनी हुई हैं आज, ख़ास करके छात्रों के विषय में, तो हमें छात्रों को ये बताना है कि कोविड-19 से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को हम लोग अच्छे ढंग से अचीव करने का प्रयास करेंगे, और कोविड-19 से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट्स के द्वारा जारी किए जाते हैं समय समय पर उनका पालन करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे ढंग से जारी रख सकते हैं। नहीं, सही बात कही आपने। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं जैसे हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको ऐसा माइंड में उनके इमेज बनता है, उनको ऐसा लगता है कि जो और सभी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई जो है लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन तरीके से हो जाती थी, अथवा तमाम चीज़ें तरीके माध्यम से बच्चे पढ़ लिया करते थे। देखिए, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का कोर्स स्कूल बंद होने के नाते पीछे ज़रूर हो गया है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है कोर्स को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिड्यूस भी कर दिया है। तो हमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था इस समय चल रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास गरीबी की वजह से वो व्यवस्था नहीं कि ऑनलाइन वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ऐसे बच्चों को खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने सिलेबस से संबंधित जो बुकें हैं उन बुकों को अपने स्वतः जो है पढ़ना चाहिए, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जो भी मैटर, जो भी टॉपिक्स किसी भी विषय वस्तु का नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके जो आपके एक्सपर्ट जो हैं उनसे संपर्क करके, या घर में और जो बड़े भाई हैं जो आपके दोस्त यार हैं उनसे संपर्क करके, उनसे पूछ करके, या उस विषय वस्तु से संबंधित और भी चीज़ों को उससे रिलेट करके खोज करके हम पढ़ सकते हैं। जो आपकी कमियां जहां पर आ रही हैं उस कमी को हम आप दूर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न बच्चे ये उठाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा 12th का एग्ज़ाम है, इसके बाद हमें आगे जाकर IIT के लिए, नीट के लिए, या फिर तमाम बड़े एग्ज़ाम्स हमें क्लियर करने होंगे। तो बच्चों के मन में ऐसा लगा रहता है कि जैसे मान लीजिए हमें 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया, तो यानी उसको हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जो नहीं, ऐसी बात नहीं है। 30% बोर्ड ने रिड्यूस किया है, ना कि कंपटीशन एग्ज़ाम जो होंगे वहाँ से सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आपको तो सिलेबस पढ़ना है, केवल गवर्नमेंट आपके ऊपर मानसिक दबाव न बने, मानसिक प्रेशर आपके अंदर ना आए, आप उसकी वजह से परेशान न हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है जो है। और बाकी तो कंपटीशन में आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि कंपटीशन में आपके यहाँ है रिड्यूस कर दिया गया है, और हो सकता है और स्टेटों में अन्य जगह पर रिड्यूस न किया गया हो, तो वो सिलेबस सब जगह रहेगा, तो सबको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा जो है, और उसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस
ज्वाइन कर सकते हैं। देर सबेर अगर आपकी व्यवस्था बने, घर में मोबाइल है तो उस सब्जेक्ट के हम ऑनलाइन टॉपिक पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। और उस ऑनलाइन टॉपिक को में भी सिलेबस को, उस कंटेंट को बड़ी अच्छे ढंग से समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। केवल हमें हमारी जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को मजबूत करके, अपने मनोबल को ऊंचा रख करके हम जो इस टॉपिक को पढ़ें, और जो भी संबंधित कमियां हमको लग रही हैं, एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार उसको हम देख सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। कमियों को नज़रअंदाज नहीं करना है कि इसको हम छोड़ देंगे तो हम सफलता हासिल करने, कमियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। कमियों को, जो कमी आपको नज़र आ रही है, उस कमी को आपको दूर करना है। एक बार पढ़ करके, एक बार में नहीं समझ तो 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन दूर करना। क्योंकि कंपटीशन में ये नहीं बताया जाएगा ना कि किस सिलेबस से आना, किस टॉपिक से आना। सारे टॉपिक आपको इंक्लूड करने हैं, पढ़ने हैं, और उससे जो है भागना नहीं है। जो है, जैसे आप भी जानते हैं, कल हमने एक अध्यापक से बात किया था। उनका ये कहना था कि हमारे बच्चे जो यहाँ के जाते हैं आगे चलकर मेडिकल के लिए, आईआईटी के लिए, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी फंडामेंटल क्लासेस होती हैं, चाहे प्राइमरी की क्लासेस हो गई, जूनियर्स की क्लासेस हो गई, वहाँ पर बच्चों को उस तरीके से एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं मिल पा रहा है। हाँ सही। हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था है, गांव लेवल की, जो गांव लेवल पर जो भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फंडामेंटल चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जो मूल शिक्षा है, जो मूल टॉपिक्स हैं, जो मूल सब्जेक्ट हैं हमारे, और उसका जो गहन अध्ययन है, फंडामेंटल चीज़ें, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। सारे स्कूल में तो नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ स्कूल हैं, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर उन टॉपिकों को या उसके जो है बेस से लिया जाता है। अगर बेस सही रहता है तो फिर आगे किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि हमको बेस उस चीज़ का समझ में आता है, उसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से ढंग से हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमें किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमको उसके कॉन्सेप्ट पर जाना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट है क्या। यदि बेसिकली मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बाकी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके कंटेंट को, जो उसके अंदर में है मटेरियल, उसको हम समझ सकते हैं। जो है ये आपने जो बातें बताई ये सही बात है, और आपका अनुभव भी पिछला बहुत अच्छा खासा रहा है इस शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अब हमारे छात्रों को ये बता भी सकते हैं, या फिर जितने टीचर्स लोग भी देख रहे होंगे, चाहे जो भी हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो 2 से 3 महीने छात्र अपने टीचर्स के साथ गुजारेंगे, यहाँ पर टीचर्स की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है। बच्चों को केवल शिक्षा के स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर भी उन्हें तैयार करना पड़ेगा आगे आने वाली चुनौतियों से सामना करने के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि बच्चों से ज़्यादा जो लास्ट 3 महीने हैं बोर्ड एग्ज़ाम के होने के, चाहे जिस बोर्ड का, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का, चाहे एससी बोर्ड का, जो भी बोर्ड है, टीचर की भी उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी है, उतनी ही जिम्मेदारी है। और हर टीचर को इस रिस्पांसिबिलिटी को समझना चाहिए कि उसके जो बच्चे हैं, उनके क्लास के जो बच्चे हैं, उनके स्कूल के जो बच्चे हैं, उनका जो भी कंटेंट बाकी रह जा रहा है उसको एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में या किसी भी ढंग से उसको पूरा करना चाहिए। और बच्चों को भी ये ध्यान में रखना है कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है नकारात्मक चीज़ें उनके मन के अंदर ना आए, और हमेशा एक जो है उल्लास के साथ, एक ऊर्जित तरीके से उस पाठ्यक्रम को पढ़ें, उस सिलेबस को पढ़ें, उस कंटेंट को पढ़ें, जिससे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना आए, और जहाँ तक हो शिक्षक जो है उसमें मदद करें। तो जैसे आपने इस पर अपनी राय रखी, और एक आध 2 क्वेश्चंस और भी हैं इसी प्रकार के, कि जैसे मान लीजिए छात्र अपने जीवन में जो भी करना चाहता है, उसको क्या आपको नहीं लगता कि उसके घर वालों के तरफ से उसको उसके उस कार्य के लिए और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो भी बच्चा अपने जीवन में करना चाहता है उसको थोड़ी बहुत मदद भी मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही आपने उज्जवल ने कहा, बिल्कुल सही। हम इस बात का आपका समर्थन करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको किसी भी चीज़ को अफोर्ड करने की क्षमता बहुत कम होती है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बेसिकली वो पुअर फैमिली ग्राउंड से आते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर रियलिटी है, उनको करने का जुनून है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मदद करते भी हैं। बस उस तरह से उनकी इच्छा सख्त होनी चाहिए, फर्म डिटरमिनेशन होना चाहिए, और चीज़ों को कर भी लेंगे और लोग उनकी मदद करेंगे जो है, और करना भी चाहिए। कोई भी
जो भी पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि इंटर, जैसे आपने इंटर फाइनल ईयर है आपका, तो आप करना क्या चाहते हैं, आप उसको डिसाइड कर लीजिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार। क्या मैंने जो टारगेट लिया है उस टारगेट में हम कहाँ तक सफल हैं, और उस टारगेट के में हम कितने कितने उसमें समर्थवान हो सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। हमारी जो है इकोनॉमिकली पोजीशन मेरी क्या है, उस इकोनॉमिक पोजीशन के अनुसार अपने टारगेट का चुनाव करना चाहिए। यदि आपकी इकोनॉमिक पोजीशन वीक है तभी हमें अपने टारगेट के प्रति बहुत ही सुदृढ़ होना है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने टारगेट के प्रति ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और इन ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने टारगेट को अचीव करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस समाज में जो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हद तक मदद करते हैं जो है। अच्छा, ये तो बात छात्रों की हो गई, और तमाम ऐसे भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जो इस समय वास्तव में पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने समय का योगदान हम लोगों को देते हैं। हाँ, तो ऐसा इस समय माहौल बन गया है सर कि लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्या में चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब से कोविड का दौर शुरू हुआ, बीते 7-8 महीने में जब से कोविड हमारे देश में आया, तब से आपको नहीं लगता कि क्या हम लोगों ने सारी चीज़ें खोई ही हैं, या फिर कुछ ऐसा अनुभव रहे हैं जिसके आधार पर हम लोग अपने जीवन में और आगे और अधिक बेहतर कर सकते हैं? नहीं, पहली बात तो हमें एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। लॉकडाउन था, सारी चीज़ें बंद थी, लोगों के रोज़गार बंद हो गए थे, तमाम फैक्ट्रियाँ, मिल्स बंद हो गई थी जिसमें लोगों के गार्जियन काम किया करते थे। उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं इकोनॉमिकली उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी इस कोविड-19 के कारण जो भी समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या को नज़रअंदाज करते हुए हमें अपने काम को करना है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई जो है रोज़गार कर्मी हो, रोज़गार करने वाला हो, हमें अब जो भी स्थितियां बनी हों, इस स्थिति के अनुसार हमें काम करना है। उससे हमको घबराना नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे या समय निकल गया है, अब हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा अब काम नहीं लगेगा। सही बात कही आपने, और वास्तव में मैं भी आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, जैसा कि सर ने बताया। कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि बीते दिनों हमने जितनी भी परेशानियां झेली, अनुभव का जीवन में सिर्फ एक काम है कि वो आपको कुछ ना कुछ सीख दे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल उज्ज्वल जी, हम आपकी बातों को मानते भी हैं, और कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। इसे सीखने की ज़रूरत है, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत हमको पीछे तो ज़रूर कर दिया, हमारे विकास को पीछे छोड़ दिया जो है, लेकिन जो होना था, जो प्रकृति की देन है, जो समय की देन है, उस समय के अनुसार ही आपको चलना है और उस समय के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। तो हमें पीछे नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। अपनी सोच को हमेशा जो है पॉजिटिव रखते हुए अपने क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र आपका जो है, उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे करना है। चाहे वो वृक्षारोपण है, आज है बारिश समय से नहीं होती, ठंडी अधिक पड़ रही है, गर्मी अधिक हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे हम कहीं न कहीं अपनी सुख सुविधाओं का जो उपभोग कर रहे हैं, उस सुविधाओं को उपभोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो पहलू है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे लाइफ के लिए आवश्यक है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही भौतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपनी प्रकृति को बैलेंस रख सकें। सही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर इतने समय के लिए आए और अपना अमूल्य समय हम लोगों के बीच, हमारे छात्रों के बीच में दिया। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों से कि हम हुए या फिर आपने प्रांजल जी का भी एक वीडियो देखा था, हम लोगों के जीवन में सर का जितना अधिक योगदान है, वास्तव में शायद ही उतना किसी दूसरे व्यक्ति का होगा। तो मैं तो आपका पहले से ही आभारी हूँ, और पुनः मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका यहाँ आने के लिए और हमारे छात्रों को अपनी विद्वता का एक अंश हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपको उज्ज्वल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं लोगों से ये अपील कहना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौर में किसी भी छात्र को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते मन से अपने सब्जेक्ट के प्रति,
जो है पढ़ाई करें, ईश्वर सफलता ज़रूर दिलाएगा और व्यक्ति सफल होगा, ईश्वर सफल करेगा आपको। ये मेरा आशीर्वाद है सभी को, और उज्जवल को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।